हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम ग्रास्प ऑफ यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के फरवरी मंथ के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। In case you find this particular video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. प्लीज लाइक द वीडियो, इससे ये वीडियो और पुश होगी, ये चैनल ग्रो होगा और अगर चैनल ग्रो होगा तभी ये वीडियोस कंटिन्यूसली चैनल पर अपलोड की जाएंगी, ये रेगुलर वीडियोस आपको अवेलेबल की जाएंगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड इन केस यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स इन जनरल, तो चैनल पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियोस आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट हर महीने की, ऑलमोस्ट क्या आपको हर महीने की इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब देखिए, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। एक और चीज इससे कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात, आप प्लीज एक बार, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज चेक आउट द कम्युनिटी सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो जब आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे डेली बेसिस पे MCQs पोस्ट किए जाते हैं, और एक बार प्लीज खुद MCQs सॉल्व करके देखिए, आप रियलाइज करेंगे कि ये बिल्कुल प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। और क्यों ये आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए? वैसे तो इट्स गुड, इट्स बेटर फॉर यू कि आप इसे रेगुलरली सॉल्व करें, पर अगर आप बिंज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको ये इसलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि जब आप ये विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स पढ़ लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, तो उसके बाद आपको खुद को असेस भी करना है कि हाउ मच ऑफ इट हैव यू एक्चुअली गॉटन। तो आप ये MCQs सॉल्व कीजिए। ये सारे MCQs विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स में से ही बन रहे हैं। हम जुलाई मंथ पे पहुंच चुके हैं, हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं, तो हम जुलाई मंथ पे पहुंच चुके हैं और एक बार हम मई मंथ तक पहुंच गए बैकवर्ड्स, यानी कि दिसंबर से मई, दिसंबर 2023 से मई 2023। फिर उसके बाद हम जनवरी से मार्च तक के MCQs पोस्ट करेंगे चैनल पर, यानी कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के। तो आप प्लीज इन MCQs को सॉल्व कीजिए, आपकी बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल जो 2023 का स्टैंडर्ड था उस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो एलिमिनेशन का दिमाग आपका एक्चुअल प्रीलिम्स के पेपर वाले दिन लगना चाहिए, उसी तरह से ऑप्शंस, उसी तरह से स्टेटमेंट्स को सेट किया जा रहा है। प्लीज प्लीज सॉल्व देम। आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, you know how small the channel is, but if somebody is working for you, please take an advantage. Okay, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो अब देखिए, ये जो मैटर है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, ये ऑलरेडी सबजुडाइज था, राइट? तो ऑब्वियसली किसी भी इस तरह के, जैसे फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका रैशनल जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। पर ये इस तरह की जो स्कीम्स पॉलिसीज होती हैं, एक्चुअली ये कभी भी स्ट्राइक डाउन की जा सकती है, या फिर इसका कोई प्रोविजन खारिज किया जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई पिटिशन तो होती ही है सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो यूजुअली क्या होता है, आपके प्रीलिम्स में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे कभी क्वेश्चन नहीं आता वैसे भी, ठीक है? तो आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस पूरे टॉपिक में से, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्टोरल फंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैं आपको कम से कम 2 से 3 बार पहले भी पढ़ा चुकी हूं अपनी वीडियोस में। अब यहाँ पे इलेक्टोरल फंडिंग पे कोई मैटर नहीं आया है, लेकिन मैं आई वुड दोबारा गो इनटू इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ एडिशनल बातें भी आपको बताऊंगी जो आपके मेंस के आंसर को और बेहतरीन बना सकेंगी। आप प्लीज उसे अपने आंसर में यूज कीजिएगा। तो इलेक्टोरल फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस। ऑल्सो यहाँ पे ये जो केस है, राइट, ये जो जजमेंट है ADR एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, या फिर ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, ठीक है? तो ये केस आप यूज कर सकते हैं अपने जुडिशियल रिव्यू, कोई भी अगर आंसर आता है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, ठीक है?
तो आप प्लीज क्योंकि रीसेंट एग्जाम्पल है तो इसका रीसेंट एग्जाम्पल ऐसा कोई देंगे तो ये आपके आंसर को वेट प्रोवाइड करेगा। तीसरी बात आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मैंने बहुत बार पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम समझाई है, कम से कम 3 बार। अगर आप वीडियोस ये रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक बेरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर एक बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, राइट? ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्लैरिटी आपको चाहिए, एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि बेरर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो 3 से 4 स्टेटमेंट्स इस पे बहुत आराम से बन सकती हैं आपकी क्लैरिटी को जज करने के लिए। ओके, ये एक इकोनॉमी का टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। तो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट्स पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हम डेफिनेटली एक पूरी स्टोरी की तरह के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या थी, किस किस क्वेश्चन पे उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या डायरेक्शंस दी, ये सब बिल्कुल देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वही है। ऑलराइट, लेट्स कम टू द न्यूज हियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ADR एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में यूनानिमसली स्ट्राइक डाउन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते हैं इशू किया जाता था एक प्रॉमिसरी नोट के नेचर में, जो ऑफ कोर्स एक बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत बार पहले बता चुकी हूँ। तो हम देखेंगे कि एक बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फिर भी एक लाइटर नोट पे, आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट्स थे। आप देखिए डोनेट कर रहे हैं। बॉन्ड तो यूजुअली आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदते हैं ना, जिसपे आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है, फिर आपका दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है ना। तो ये वैसे वाले बॉन्ड्स नहीं है, ये है तो बॉन्ड जिसे आप परचेज कर रहे हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक डोनेशन है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको इतना पता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि SBI से आप इसको परचेज कर सकते थे और हर क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के हर एक क्वार्टर में 10 दिन के लिए विंडो खुलती थी जिसमें आप इसको परचेज कर सकते थे। आप जानते हैं कि जनवरी 2, 2018 को इस स्कीम को नोटिफाई किया गया था। बहुत बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और आप जानते हैं इंडिविजुअल्स और डोमेस्टिक कंपनीज जो थी वो इन बॉन्ड्स को खरीद सकती थी। किस किस डिनोमिनेशन में? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, है ना। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज करते हैं उसको आप दे सकते थे ये खरीद के पैसा, ये बॉन्ड खरीद के बेसिकली। और वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम कर सकती थी विद इन 15 डेज। ठीक है, सो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक आइडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आपके पास है। लेकिन अब आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अब देखिए एक स्टेटमेंट तो आपको यहीं से पता चल गई, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता ना, और आपने वेगली ये सिर्फ मैगजीन का ये नीला डब्बा पड़ा है ना, आपके दिमाग में रह गया। तो आपको ये तो याद रहेगा अगर एक स्टेटमेंट ऐसी है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ट्रू। ओके, तो ये तो हमें यहीं से पता चल गया। तो एक स्टेटमेंट डेफिनेटली ये सेट की जा सकती है एग्जामिनर द्वारा। दूसरा, आपको क्या पता होना चाहिए कि एक बेरर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। एक बेरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो उस बेरर को, उस होल्डर को, है ना, जो उस बॉन्ड को अब होल्ड कर रहा है, बॉन्ड होल्डर को राइट ऑफ ओनरशिप देता है। ओके, सिर्फ बॉन्ड ही नहीं, बेरर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है ना, जिसके पास उसकी फिजिकल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, whosoever physically holds the bearer document or the bearer instrument is assumed to be the owner of the property. एग्जाम्पल सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं वो है करेंसी, राइट। अब देखिए आप आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो अब क्या RBI ने, क्योंकि वो प्रिंट करती है नोट्स को, उसने क्या 10 रुपए, चलिए 100 रुपए, 200 रुपए, कोई भी डिनोमिनेशन का आपके पास नोट है, तो क्या RBI के पास ये पूरा ये पूरा सब कुछ रजिस्टर्ड है कि मिस्टर A के पास या मिसेस A के पास ये 10 रुपए का नोट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका है। ये इसी बात से पता चल रहा है कि ये आपके हाथ में है और आप इसको देके कुछ खरीद सकते हैं, तो ये आपका नोट है। वी नो दिस,
है ना। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है दैट whosoever physically holds the bearer document becomes and is assumed to be the owner of that property. ओके सो एक और ये 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको यहाँ बता दी। एक इससे आपको एक और चीज डिराइव करके स्टेटमेंट मिलती है, वो क्या है कि अनलाइक नॉर्मली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, नो रिकॉर्ड इज केप्ट अबाउट द ओनर्स ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स और द ट्रांसफर ऑफ सच ओनरशिप। यूजुअली क्या होता है, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट वगैरह, उसका ओनरशिप का रिकॉर्ड रखा जाता है, किसको वो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब 10 रुपए का नोट आपने एक किसी राशन की शॉप पे दे दिया, अब वो उनके पास हो गया, क्या इसका रिकॉर्ड रखा गया है कि आपसे उनके पास या थर्ड ओनर है वो या फिर फोर्थ ओनर है, वो नोट चला कहाँ से था, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो यही बेसिकली बेयरर इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है। प्रॉमिसरी नोट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑल्सो कम अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इस अनोनिमिटी की वजह से, अनोनिमस इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इस अनोनिमिटी की वजह से जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है। क्यों बैंड है? क्योंकि इससे क्योंकि ट्रांसफर वो ओनरशिप का कोई आप रिकॉर्ड नहीं रख रहे, कुछ नहीं रख रहे, है ना, तो इससे टैक्स इवेजन हो सकता है। अब बहुत सारी चीजें समझाने को मैं आपको समझा सकती हूँ, पर इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब इससे कोई भी स्टेटमेंट डिराइव की जाती है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फॉर श्योर सही आंसर मार्क करके आएंगे। ऑलराइट, और क्या फीचर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के आप जानते हैं। नॉन रिफंडेबल बेसिस पे परचेजर को इशू किया जाता है ये। ऑफ कोर्स आपने एक बार ही पैसा डोनेट कर दिया तो आप अगले सेकंड ये नहीं मांग सकते कि अरे वापस दे दो हमें, अब ये पॉलिटिकल पार्टी हमें पसंद नहीं है, यू कैन डू दैट। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और कौन कौन एलिजिबल था बॉन्ड्स परचेज करने के लिए? अ सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ओके, जो भी ऑथराइज्ड ब्रांचेस थी एसबीआई की, वो उनसे ये बॉन्ड्स खरीद सकती थी। और आप जानते हैं सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैसा डोनेट किया जा सकता था, और ऐसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का जनरल इलेक्शन हो, तो उसमें आपने कम से कम 1% ऑफ द वोट्स जो उसमें डले थे वो तो आपने सिक्योर किए होने चाहिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, तभी आपको ये पैसा डोनेट किया जा सकता है। रैशनल क्या था? ट्रांसपेरेंसी लाने का। लेकिन यही पॉइंट है जो पिटिशनर्स ने डाला था कि ये ट्रांसपेरेंसी के ही खिलाफ है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सारा जो बवाल है वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स है ना के ऊपर है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया एंड ऑल दैट। तो आपके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ईच इलेक्टोरल बॉन्ड हैड अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि विजिबल था केवल यूवी रेज के अंडर। ओके, तो ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब क्यों, देखिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को डिस्क्लोज करना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है कि हर बॉन्ड के पास यूनिक, यानी कि एक बॉन्ड में जो नंबर है वो किसी और बॉन्ड में वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफरेंट है। आज तक जितने भी बॉन्ड्स इशू हुए हैं, परचेज हुए हैं, ऑलराइट, तो वो बहुत डिस्टिंक्ट अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं हर किसी बॉन्ड पे। ओके, तो अगर एसबीआई इसको डिस्क्लोज करती है इन कोड्स को, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को, तो इससे क्या होता है, यू आर एबल टू लिंक द डोनर्स विद देयर रिस्पेक्टिव रिसिपिएंट पार्टीज, है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जो बॉन्ड आपने परचेज किया, अगर वो ए पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कर लिया तो उस पर भी तो वही अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो इस पे है, तो आप लिंक कर पाएंगे कि इसने इतना पैसा इसको दिया है। ठीक है, ये सब कुछ लिंकिंग इससे पॉसिबल थी, और ये एक फुल डिस्क्लोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और क्या हाइलाइट्स है इस जजमेंट की क्वेश्चन ये था कि क्या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इज वायलेटिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ जाता है कि
ये जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं की जाती, क्या ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये जो एनोनिमसली कॉन्ट्रीब्यूशंस करना, ये बिल्कुल राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करती है, जो कहाँ से आता है? एक फंडामेंटल राइट से आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। हेंस ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट को ये इन्फ्रिंज करता है स्कीम। ओके, और साथ ही में अब क्योंकि इसी का एक आप फॉलो अप कह सकते हैं, जो आपने अमेंडमेंट्स की हैं बाय द फाइनेंस एक्ट 2017, इसी से तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बेसिकली लीगलाइज किया गया था, राइट? तो फाइनेंस एक्ट 2017 के कारण IT Act 1961, Representation of Peoples Act 1951 and Companies Act 2013 में, इन तीनों में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करके बेसिकली अलाउ किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेशंस करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं इन तीनों एक्ट्स में, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ओके, एक्चुअली पता है ये मैटर कहाँ आया था? बहुत ही ब्यूटीफुल, इंडियन एक्सप्रेस में ये तीनों एक्ट्स को बहुत डिटेल में समझाया था, और उसके एक एक्सर्प्ट्स विजन IAS ने यहाँ पे लिए हैं। देखिए कि कंपनीज एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुई थी, IT एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुई थी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, ये सब अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई हैं ये सारी अमेंडमेंट्स। वेदर अनलिमिटेड, अब देखिए आप ये भी जानते हैं, अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पिछले भी वीडियोस देखे हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हमने अपलोड किए, तो उसमें आई हैड एक्सप्लेन कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग की जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कोई कैप नहीं है कि एक कंपनी केवल इतना ही एक फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड खरीद सकती है, इतने ही लिमिट तक का, इतना ही डोनेट कर सकती है, वो हटा दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या ये अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो की जा सकती है, जो ये कंपनीज एक्ट में किया गया अमेंडमेंट एनविसाज करता है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ है? और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप जानते हैं इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ। अब आप खुद सोचिए, अनलिमिटेड अगर कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को होता रहेगा, है ना, जो बाकी छोटी छोटी सी पार्टीज हैं जिनको पिछले इलेक्शन में 1% वोट पड़ा भी नहीं है, या कुछ भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। और साथ ही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के और कैसे खिलाफ हो सकता है? क्योंकि वो आपको एक कंपनी इतना पैसा दे रही है और कल को आप उनके खिलाफ लॉज ले आते हैं इस तरह के कैपिटलिज्म वगैरह के खिलाफ, तो एक नेक्सस बन जाएगा ना, यू वोंट गो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि लोग तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बल्कि उस कंपनी के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि सारे लॉज तो उनके लिए बनेंगे। आई एम जस्ट मेंशनिंग ऑल द थिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस की गई थी। इनफैक्ट बहुत सारे जजेस ने ये पॉइंट बोला था। ओके, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में की गई कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग हो सकती है, ये आर्बिट्ररी है और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, और ये डेफिनेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और पॉलिटिकल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ना एक डॉक्टरीन अपनाता है, बहुत सारे डॉक्टरीन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हम बहुत बार उन्हें डिस्कस भी करते हैं, और एक सबसे अच्छा डॉक्टरीन है डॉक्टरीन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि एकदम एडिक्वेट, एकदम सही रेशो होना चाहिए। वही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर सरकार एक पर्टिकुलर चीज आपको दे रही है तो बदले में आपसे कुछ लेगी, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, है ना? कहीं सरकार को सरकार ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकती कि अरे हम इतनी अच्छी चीज आपको दे रहे हैं तो हम ज्यादा आपसे लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी चीज है ना? तो वो बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो स्टेट की इंटरफेरेंस, है ना, ये एक राइट को कर्ब करना, वो सिर्फ एक हद तक ही सीमित होना चाहिए, जिससे कि कुछ जो आपका गोल है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये गोल है
आपको सिर्फ उतने ही राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है जिससे ये गोल अचीव हो जाए, ज्यादा नहीं कि आप बहुत ज्यादा राइट्स ले रहे हैं एक छोटे से गोल के लिए. दैट्स नॉट proportionate, दैट इज disproportionate. ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कहती है. तो कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस को इशू किया जो आप बिल्कुल जानते हैं, आपने इस पे हजारों वीडियोस देख ली होंगी अभी तक कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या सीन चल रहा है, और डे टू डे क्या क्या अपडेट्स आई इस पे, राइट. कितनी फार्मा कंपनीज, ये वो, वेदांता ने कितना सबसे ज्यादा, तो ये सब कुछ हम नहीं देखेंगे. तो आप बेसिकली जानते हैं कि कोर्ट ने बोला कि अब जो SBI है would not issue the electoral bonds and SBI has to submit to the Election Commission of India following information. क्या क्या information है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बेसिकली परचेज किए गए हैं आफ्टर April 12, 2019, वो एक कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था, उसके बाद वाली डेट है ये. ओके. तो और क्या क्या डिटेल्स में होना चाहिए, किस डेट को परचेज किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, परचेजर का नाम क्या है, किस डिनोमिनेशन में परचेज किया गया है, कितना परचेज किया गया है. ओके. अब पॉलिटिकल पार्टीज की भी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी थी SBI को, ECI को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने रिसीव की है कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिंस दिस इंटरिम ऑर्डर, यानी कि सिंस April 12, 2019. क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी यहाँ पे, किस डेट को उन्होंने एनकैश किया है, बॉन्ड को रिडीम किया है. ओके. और कितने डिनोमिनेशन वाला इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली, ये चीजें अब ऑफ कोर्स अल्फा न्यूमेरिक कोड आ जाएगा तो आप लिंक कर लेंगे एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा इस पार्टी ने इसको इस पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन इस पर्टिकुलर कंपनी से मिली है. ठीक है. और फिर जब ECI के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी जो SBI ECI को देगा, फिर ECI अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे डिस्क्लोज करेगी विद इन 1 week ऑफ द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन. ओके. और जो वैलिड इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश नहीं किए हैं, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसको वो दिए गए थे उसने एनकैश नहीं किए गए हैं, तो उन बॉन्ड्स का क्या होगा, अब ऑर्डर आने के बाद, जजमेंट आने के बाद, तो उन बॉन्ड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा टू SBI, और फिर SBI उस पैसे को रिफंड कर देंगी किसको, परचेजर के अकाउंट को. यानी कि अगर एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फा कंपनी, और अल्फा कंपनी ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था किसको पैसा देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल TMC को देने के लिए. अभी TMC ने एनकैश नहीं किया है इस पैसे को, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है वो SBI क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए इन्होंने दिए थे TMC को, अभी 1000 रुपए रिफंड कर देगा अल्फा के अकाउंट में. ओके. सो दिस इज बेसिकली सेट हियर. एग्जैक्टली. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जब टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उन्होंने अप्लाई किया कि देखिए हम आपकी सारी बातें मानते हैं कि आप ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए EBS लेके आए थे, ये वो, लेकिन ब्लैक मनी तो कर्ब करने के और तरीके हैं. आपने देखिए, अगर आप कोई भी आपका गोल है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक सिंपल फंडा है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड को अपनाना है. प्लीज यूज कीजिएगा इस टर्म को, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, अपने आंसर्स में भी GS2 के. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिससे सबसे कम राइट्स लिए जाए ना, छीने जाए, वो मेथड आपको अपनाना है, वो पाथ आपको अपनाना है. लेकिन आपने क्या किया, आपने तो बैलेंस ही बिगाड़ दिया. ठीक है. राइट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बीच में जो बैलेंस था, आपने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया. ओके. तो अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या फाइनेंस एक्ट 2017 ने चेंजेस किए थे. अब बिफोर फाइनेंस एक्ट 2017 क्या हुआ करता था और आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2017 क्या होता है. ओके. तो जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 182 अमेंड किया गया था. कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 182 क्या बेसिकली हमने अमेंड करने की कोशिश की थी, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले या फिर फाइनेंस एक्ट 2017 आने से पहले क्या होता था कि एक कंपनी की जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस थी एक फाइनेंशियल ईयर में, वो एक्सीड नहीं कर सकती थी 7.5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ओके. एक कैप था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2017 ने इस कैप को ओमिट कर दिया.
ओके तो मतलब आप कितना भी कॉर्पोरेट फंडिंग कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑलराइट। और क्या था इससे पहले, रिक्वायर्ड कंपनीज टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट along with particulars of the total amount and name of the party। आप अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि आपने कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को किया है। लेकिन कम्स फाइनेंस एक्ट 2017, आपको बेसिकली क्या करना है, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको पर्टिकुलर्स नहीं डिक्लेयर करने या डिस्क्लोज करने, आपको बस ये दिखाना है कि अच्छा इस साल में हमने 2000 रुपए पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में दिए, दैट इज इट। नो पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। ओके, allowed any company incorporated or established in India to contribute via electoral bonds, ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए आईटी एक्ट 1961 में भी अमेंडमेंट हुई सेक्शन 13A की, ठीक है, किस लिए बेसिकली की गई, कर्बिंग ब्लैक मनी। ओके, पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंस एक्ट 2017 से पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 along with the name and address of the contributor। तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता था एक रजिस्टर, एक रिकॉर्ड के 20,000 से ऊपर अगर उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन मिली है तो किसने दी है, क्या एड्रेस है उस इंसान का या उस कंपनी का, ठीक है, उस सबका रिकॉर्ड रखा जाता था। Comes Finance Act 2017, political parties are not required to maintain a record of contributions from electoral bonds। आपको बेसिकली क्या करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई भी एनोनिमिटी मेंटेन करनी थी ना, सरकार ने कहा था, ताकि डर ना लगे किसी को भी, खुल के आप अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर सकें, जिसको भी ऑल दैट। तो पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन अब रिक्वायर्ड नहीं थी कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ कोई भी कंट्रीब्यूशन, उसका कोई हिसाब नहीं रखना था। ओके, कैश मोड फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस अलाउड फॉर इंडिविजुअल्स, ये तो होता था इससे पहले, ये तो खैर अभी भी है। लेकिन अगर फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद क्या हो गया था कि 2000 रुपए से ज्यादा की कोई भी डोनेशन सिर्फ और सिर्फ चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्टोरल क्लियरिंग सिस्टम या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही दी जा सकती है, 2000 से ऊपर की डोनेशन। फिर आते हैं हम ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर के ऊपर, वो हम कैसे लेके आने की कोशिश कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29C के माध्यम से। ओके, तो इससे पहले फाइनेंस एक्ट 2017 से पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज को रिपोर्ट करना पड़ता था उन सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो 20,000 से ऊपर की थी। किसको रिपोर्ट करना पड़ता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ओके, लेकिन अब यहाँ पे भी ना आफ्टर 2017 का एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उन रिकॉर्ड्स को सबमिट नहीं करना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिसीव कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा दर्जा दे दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरा इलेक्टोरल फंडिंग जो था वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आसपास रिवॉल्व कर गया, सभी चेंज हो गया ना, पूरा नेचर ही चेंज हो गया इलेक्टोरल सिस्टम का। ओके, तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। अब आपके लिए टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इलेक्टोरल फंडिंग। ओके, तो कभी भी आपको इस पे सवाल मिले तो आप पहले इलेक्टोरल फंडिंग को डिफाइन कीजिएगा, दैट इलेक्टोरल फंडिंग रेफर्स टू द फंड्स रेज्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, है ना। और आप जानते हैं कि क्यों इलेक्टोरल फंडिंग चाहिए, तो आप बेसिक्स, आप कुछ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आप लिखिए कि इलेक्शंस जो हैं भारत के, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो 1.4 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, सो फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस in the largest democracy of this world, we need money, we need funding, right? So the concept of electoral funding itself becomes very significant. Then comes cost of campaigning. आप जानते हैं क्यों इलेक्टोरल फंडिंग और इसकी क्लीनिंग या इसमें ट्रांसपेरेंसी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो कैंपेनिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि जो 2019 के इलेक्शंस थे वो
सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कैंपेनिंग उस समय हुई थी संसार में, है ना। तो ये सब कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट एज फार एज आई रिमेम्बर, यस, इस तरह की हेडलाइंस उस समय आई थी। ओके, तो इस लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बीइंग स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, रैलीज, अदर एक्टिविटीज, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम इलेक्टोरल फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ लेके आए, है ना। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अगर हमें ये विश्वास हो जाएगा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को कि हमारा जो इलेक्टोरल फंडिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे सबको इक्वल चांस मिल रहा है ना, तो पीपल वुड बी मोर enthusiastic to participate in the electoral process. They would trust the process more. They would like take pride in their voting decisions, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट सही से दिया जा रहा है, ऑल दैट। तो ये आप बेसिकली लिखिएगा। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या है इलेक्टोरल फंडिंग में भारत की। अब चैलेंजेस तो बहुत हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी। अगर आप क्रिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो आप बिल्कुल एक पॉइंट इसके अराउंड बना सकते हैं, एनोनिमिटी ऑफ डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना। तो राइट अबाउट दिस, देन यू कैन ऑफ कोर्स टेक 2-3 पॉइंट्स आउट ऑफ इट इफ यू सो विश, है ना। इसी एक पॉइंट का, इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ 2-3 बुलेट्स का पॉइंट बना दीजिएगा कि ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ठीक है। तो आपका एक अच्छा पॉइंट तैयार हो गया। और आप क्या लिख सकते हैं, आप एक पॉइंट लिखिएगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फॉरेन फंडिंग का। कैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कितनी भी बड़ी ओपोनेंट हो एक दूसरे की, लेकिन ऐसी चीज़ों में हाथ मिला ही लेती है साथ खड़े होने के, वो है अलाउ करना फॉरेन फंडिंग को। 2018 के बजट में आप जानते हैं फॉरेन फंड्स को रिसीव करना बाय पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ बीन अलाउड। तो एक अमेंडमेंट की गई थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के। और ऑफ कोर्स इससे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि एक इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिल सकता है फॉरेन एंटिटीज का ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद एक और चैलेंज जो हमें लगता है वो क्या है, वो है ब्लैक मनी का, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी। तो आप बिल्कुल इसके बारे में लिखिएगा, राइट। तो बिल्कुल ब्लैक मनी के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो कैश के फॉर्म में डोनेशंस हैं वो सबसे बड़ा, इसका सोर्स ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? जैसा कि मैं ऊपर बता रही थी, रोल ऑफ कॉरपोरेट डोनेशंस, जैसा कि क्रिटिक्स भी कहते हैं, और ये डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में भी हुई कि अगर जो आम जनता है वो वोट कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत भारी इन्फ्लुएंस है किसी एक कॉरपोरेट एंटिटी का, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड या इलेक्टोरल फंडिंग ही वहां से मैक्सिमम आ रही है, तो आप अल्टीमेटली एक कंपनी के लिए वोट कर रहे हैं। तो रोल ऑफ कॉरपोरेट डोनेशंस, है ना। तो और क्या चैलेंजेस हैं इलेक्टोरल फंडिंग में? हाई कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब आप लिख लेंगे, है ना। और आपको क्या लिखना चाहिए, लेट मी जस्ट delve deeper into it. आप कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स, बहुत ध्यान से सुनिए, आप कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं एज फार एज इलेक्टोरल फंडिंग इज कंसर्न। तो अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में ना इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इसी तरह से ये पॉइंट्स लिखें। अगर आप इतना नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो आप एक जरूर बेस्ट प्रैक्टिस याद रखिएगा, फ्रांस की, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यूएस में बेसिकली जो टिलमैन एक्ट है 1907 का, ठीक है, टिलमैन एक्ट ऑफ 1907, इसने इलीगल कर दिया कॉरपोरेशंस और नेशनल बैंक्स के लिए कि वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते उन कैंडिडेट्स के लिए हु आर रनिंग फॉर पब्लिक ऑफिस। बेसिकली कॉर्पोरेट डोनेशंस एंड नेशनल बैंक डोनेशंस आर प्रोहिबिटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, द हब ऑफ कैपिटलिज्म। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू, अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू इन फैक्ट, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, आप फ्रांस के बारे में तो जरूर लिखिएगा। फ्रांस के बारे में क्या, फ्रांस में हर चीज एक आप कह सकते हैं एप्ट प्रोपोर्शन में आपको मिलेगी। फ्रांस में स्टेट फंडिंग भी होती है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ। आपके मेंस के परस्पेक्टिव से स्टेट फंडिंग होती है, यानी कि
आप समझ रहे, कोई डोनेशंस वगैरह की इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेट फंड कर रही है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, तो कोई इन्फ्लुएंस ये सब का चक्कर बिल्कुल ख़त्म, है ना। ऐसा नहीं है कि पैसे देती है स्टेट, स्टेट हेल्प्स इन काइंड और फंड्स इन काइंड। ओके, तो ये सब कुछ वहाँ पे ना ही केवल स्टेट फंडिंग है, साथ में स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर मेजर्स हैं। बहुत माइन्यूटेस्ट चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और इनफैक्ट वहां पे कंटिन्यूस रिपोर्टिंग होती है मीडिया द्वारा इलेक्टोरल डोनेशंस की। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो इंपॉर्टेंट डोनेशंस मिलती हैं वो मीडिया पब्लिसाइज करती है। तो ये फ्रांस में स्टेट फंडिंग, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर मेजर्स, रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल डोनेशंस बाय मीडिया, है ना। और साथ ही में एक बैन जो कॉर्पोरेट डोनेशंस पे है ही, जो यूएस में है वो यहाँ पे भी है। तो फ्रांस तो एकदम, ये 4 पॉइंट फ्रांस लिख के आप लिखिएगा तो एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम बिल्कुल जिससे सीख सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बिल्कुल जैसे फ्रांस में है वैसे ही यहाँ पे भी सोचा जा सकता है। और आप जानते ही होंगे सेकेंड ARC और दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है, और भी काफ़ी कमिटीज इस चीज़ को रेकमेंड करती हैं कि एक बार पायलट बेसिस पे तो ट्राई करके देखो, है ना। इफ इट इज़ वर्किंग इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक फ्रांस एंड वी सो विश टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, और क्या क्या और आप लिख सकते हैं कि अगर हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो 4-5 पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल यहाँ पता होने चाहिए। तो स्टेट फंडिंग लिखिएगा एक, और फिर कौन कौन सी कमेटी इसको रेकमेंड करती है आगे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, रिफॉर्म्स लिख सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा ही कुछ, और रेप्लिका ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद रिफॉर्म, या फिर मॉडिफाइड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना, with certain better provisions। You can definitely, मतलब उसमें सब डिस्क्लोजर्स होंगे, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर मेजर्स होंगे, है ना। हर किसी को पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ फंडिंग, ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक बहुत ही पब्लिक डोमेन में रहने वाला एक प्रपोजल है, वो है नेशनल इलेक्शन फंड का। नेशनल इलेक्शन फंड, जो आप जानते होंगे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णमूर्ति, TS कृष्णमूर्ति जी ने ये रेकमेंड किया था बेसिकली, नेशनल इलेक्शन फंड, है ना। तो वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटी। इसमें अब नेशनल इलेक्शन फंड में जो पैसा इकट्ठा होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जिसकी सबसे अच्छी जिसको सबसे अच्छे वोट्स पड़ेंगे तो उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऐसा TS कृष्णमूर्ति जी ने भी रेकमेंड किया था। और क्या आप रिफॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं, एक सबसे डराने वाला रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के अंडर ले आए, है ना। तो इसी से तो अल्टीमेटली जो हमने पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, तो असल में तो राइट टू इन्फॉर्मेशन तभी एप्लीकेबल हो पाएगी जब पॉलिटिकल पार्टीज इन टोटलिटी RTI के अंडर आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एज सच कुछ बहुत, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो है चैलेंजेस और जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए हैं वो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ें इस पूरे टॉपिक की। तो क्या क्या मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए हैं। ओके, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉर्म में अवेलेबल किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स की आम जनता के लिए, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। सेकंड, डिजिटल कोर्ट्स 2.0, ये एक रीसेंट इनिशिएटिव है कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंडर। ओके,
जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स को अवेलेबल किया जाएगा टू द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ई फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए रिकॉर्ड्स को अवेलेबल किया जाएगा डिजिटल कोर्ट्स 2.0 के अंडर। आप जानते हैं कि ई कोर्ट मिशन क्या है? ई कोर्ट मिशन, ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज बेसिकली समथिंग विच वॉज लॉन्च्ड इन 2013, जिससे हमारा एम ये था कि हम इंडिया के कोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, इसको डिजिटल बना के हम एक्सेस टू जस्टिस को और इम्प्रूव करके। ओके और क्या किया गया है? नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट की, बाइलिंगुअल होगी, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रन करेगी, ऑपरेट की जाएगी। बाइलिंगुअल बोले तो 2 लैंग्वेजेस, और वो कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश और हिंदी। ओके और इसको रीडिज़ाइन किया गया है बिल्कुल एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस में। ओके अब आपको एवोल्यूशन तो पता ही है सुप्रीम कोर्ट की, आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 आया तो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। ओके फिर उसके बाद क्या हुआ? तो आपको सबसे पहले कहाँ पे आया? कैलकाटा में आया सुप्रीम कोर्ट, ये बात पता होनी चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास आया 1800 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे आया 1823 में, फिर आता है इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। तो अब हाई कोर्ट्स मिल जाते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस को उनके, ठीक है। तो और साथ ही में जो ऊपर 3 सुप्रीम कोर्ट्स हमने कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे के देखे, उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि अब हर प्रोविंस के पास अपना कोर्ट है, क्या करना है ना। तो फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्रिएट करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। बिल्कुल इसी लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा। एक क्वेश्चन है ना कि ऑल्दो हमने सबसे बढ़ चढ़कर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत हद तक साइमन कमीशन से ही उठाया गया था, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही में से लिया गया है। तो यू अंडरस्टैंड राइट। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जो प्रिंसिपल है sort of has come from there, more or less सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लाइक दैट। सो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करने वाला था? ये अपील सुनता हाई कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ, एपलेट मैनर में काम करता। फिर आता है भारतीय संविधान। तो 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। प्लीज याद रखिएगा, एक्चुअली इस बारी हैंडलूम्स वगैरह की इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई जैसे प्रीलिम्स में, तो ये नेवर नो। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी कुछ समय में मैं कुछ फैक्चुअल, बिल्कुल प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस अपने MCQs में डालूंगी। तो इम्पॉर्टेंट है, यू नेवर नो इफ UPSC चूजेस टू गो कंप्लीटली फैक्चुअल दिस ईयर, तो वहाँ पे ऐसे स्टेट PSCs जैसे 1 लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बिल्कुल रटना पड़ जाए, और आप तो प्रिपेयर ही नहीं होके गए, आप तो एलिमिनेशन सोच के गए हैं। तो आप प्लीज़ ये याद करने की कोशिश कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, किसी की डायमंड जुबली है, किसी की सिल्वर जुबली है, किसी की गोल्डन जुबली है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको याद होनी चाहिए। तो 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट comes into existence is something you must remember. Okay? अब देखिए कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आर्टिकल 124 क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए और मैक्सिमम 7 और एडिशनल जजेस, अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि हमें हायर नंबर ऑफ जजेस चाहिए एक लॉ के माध्यम से, जो कि ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कर चुका है। तो करंटली सुप्रीम कोर्ट के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और साथ ही में 33 और जजेस हैं, तो 34 का बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टाफ, या फिर 34 का हमारे पास टीम है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप जानते हैं, पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आपको आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक मिल जाएगी। की फीचर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के? अगर व्हाट इफ UPSC chooses to go such vague कि वो आपसे पूछ ले राइट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे? ऑल्दो जो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर द हार्डेस्ट टू आंसर।
इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं, लास्ट रिजॉर्ट का कोर्ट हम इसे कहते हैं, कि हम कहीं भी निराश हो जाएंगे ना, एक दरवाज़ा हमारे लिए तब भी खुला है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो हम वहाँ अपील लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन भी आपको पता है, ये भी की फीचर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो आता है आर्टिकल 143 के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जो बेसिकली जहाँ पे किसी लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, है ना, या फिर जो उस मैटर का नेचर है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लाइक गिव्स एडवाइस इन दैट केस। सो एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। फिर आप जानते हैं जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं आर्टिकल 131 के अंडर, राइट, जो डिस्प्यूट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ये जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं वो आर्टिकल 131 के अंडर कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू, जी हाँ बिल्कुल। तो जब तक अगर हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सोल इंटरप्रेटर है तो फिर वो रिव्यू करेगा ना हर एक लॉ को, जो सही नहीं लग रहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। सोल प्रोटेक्टर अगर जो है वो इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू करके ही तो प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके। और क्या? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जी हाँ, कैसे प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट? रिट्स एंड ऑर्डर्स इशू करके अंडर आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट्स के लिए आप जानते हैं आर्टिकल 226। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप बिल्कुल जानते हैं, PIL, सुओ मोटो भी केसेस के जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस है सुप्रीम कोर्ट उठा लेती है। चैलेंजेस क्या है लेकिन? मैसिव केस बैकलॉग एज ऑफ 2023, ओवर 80,439 केसेस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। हम ऐसे 5 करोड़ केसेस कहते हैं ना, 4 पॉइंट समथिंग करोड़, तो उसमें से 80,000 के करीब जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। और क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि जो 3 ऑर्गन्स हैं सरकार के वो अपना अपना काम करें, फालतू एक दूसरे के काम में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्रिन। तो इसीलिए, और सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन से ही जुडिशियल रिस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, कि जुडिशरी बेसिकली ना ही एग्जीक्यूटिव बनने की कोशिश करे और ना ही लेजिस्लेचर, तो अपने आप को रोक के रखे, रिस्ट्रेन करके रखे। लेकिन इसके बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जुडिशरी है वो एक्टिविस्ट बन जाए, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करने लगे, लेजिस्लेचर का भी काम करने लगे जरूरी पड़े तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, यानी कि जो MPs हैं, MLAs हैं, है ना, जिनको लोगों ने नियुक्त करके भेजा है, अपनी आवाज दी है जिनको, है ना, वो बिट्रेड फील करते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि जो जजेस हैं उनको तो किसी ने इलेक्ट भी नहीं किया, ये जनता को रिप्रेजेंट भी नहीं करते, और ये हमारे को अपने केसेस से बांध देते हैं, अपने जजमेंट्स में से बांध देते हैं। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन अंकल जज सिंड्रोम आप बिल्कुल जानते हैं, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 230th रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि एक पोटेंशियल फेवरेटिज्म एग्जिस्ट करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अंकल जज सिंड्रोम मतलब जैसे जो अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो उस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, है ना, सबसे क्लोज सर्कल बनाते हैं, तो वो अपने नेफ्यू को, अपनी नीस को फेवर कर सकते हैं चॉइस में कि इनको जज अपॉइंट किया जाए एंड ऑल दैट। तो इस तरह का क्लोज डोर मीटिंग्स में, क्योंकि ये सब कुछ होता है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, ओके। जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, जी हाँ बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट। तभी तो आते आते हम केशवानंद तक बहुत पहुंचे, है ना, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, बिडरवा मिल्स, है ना, ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। पब्लिक परसेप्शन इन ट्रस्ट, जी हाँ बिल्कुल, एक सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस सिस्टम को आमतौर पर लेके है, वो है पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं है न्यायालय को लेके, क्योंकि सबका एक परसेप्शन है
कि कौन पड़े कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। वहाँ पे तो जिसका केस है, जो विक्टिम है, उसी को हरास किया जाता है, या फिर एक बार केस शुरू हुआ तो आपके पोते उस केस का वर्डिक्ट सुनेंगे, इतना लटक जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को लेके लोगों के दिल में सवाल हैं, अकाउंटेबिलिटी को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके बहुत सारे आम जनता में आपने ये बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जो रूलिंग पार्टी होती है बहुत हद तक कोर्ट सिस्टम भी उनका होता है, तो कोई न्याय नहीं होता, एंड ऑल दैट। सो ये चीजें आप जानते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इतना बड़ा बैकलॉग है तो केस मैनेजमेंट और उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाए। सो लेवरेज द टेक्नोलॉजी फॉर ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल हियरिंग्स, है ना। इससे केस बैकलॉग रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स कीजिए और भी जो जरूरी है। ओके, अब एक और सवाल आता है, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने लक्ष्मीकांत को ढंग से पढ़ा है, प्लीज याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको अभी जस्ट यही एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर बिल्कुल फैक्चुअल पेपर आ गया है ना, तो अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स may allow सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हैव इट्स रीजनल ब्रांचेस, है ना, और उसमें जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ ऐसे 4 ऑप्शंस हैं कि आर्टिकल 130, आर्टिकल 131 या फिर आर्टिकल 134, आर्टिकल 135। अब ये बहुत मुश्किल है याद रखना। इसमें से एक तो चलिए 131 आपको पता है कि फेडरल डिस्प्यूट्स वाला, बाकियों का क्या करेंगे आप? ठीक है, तो याद रखिए आर्टिकल 130 जो है, अब क्योंकि ये न्यूज में भी है इसलिए तो और आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना। आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज के सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली or such other place or places as the Chief Justice of India may with the approval of President from time to time appoint. Okay? तो Chief Justice of India President का अप्रूवल लेके दिल्ली के अलावा और भी जगहों पे बेंच एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि फाइनली क्या है, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारी रिकमेंडेशन को टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई डिड से ब्रांचेस, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस काफी बार आई हैं रीजनल बेंचेस को लेके। 95th रिपोर्ट, 125th रिपोर्ट एंड 229th रिपोर्ट। ठीक है, तो 95th रिपोर्ट जो 1984 में आई थी, उसने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनके पास 2 डिविजन्स हो। सुप्रीम कोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, कि क्या ये जो पर्टिकुलर एक्ट का ये पर्टिकुलर प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, उसके अलाइनमेंट में है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे। ठीक है, और दूसरा डिवीजन ऑफ लीगल डिवीजन जो अपील्स सुने और ये सब कुछ चीजें। ठीक है, फिर आती है 125th रिपोर्ट 1988। इसने भी बिल्कुल 95th रिपोर्ट की ही रिकमेंडेशंस को रिइटरेट किया कि स्प्लिट कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को 2 डिविजन्स में। एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, जो दिल्ली में होगा। ओके, और होना चाहिए कोर्ट ऑफ अपील या फेडरल कोर्ट जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाए। फिर आती है 229th रिपोर्ट 2009 की। उन्होंने भी रेकमेंड किया कि देखिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए दिल्ली में, और फिर 4 कैसेशन बेंचेस होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए? अगर हम नदर्न रीजन की बात करें तो वो दिल्ली में, सदर्न रीजन की बात करें तो चेन्नई या हैदराबाद में, ईस्टर्न रीजन की बात करें तो कोलकाता में, और अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो मुंबई में। तो ये बेसिक यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ कैसेशन आई होप आप जानते हैं, ये एक हाई इंस्टेंस कोर्ट होता है। इस जिन तरह की जुडिशियल सिस्टम्स ने अपनाया हुआ है इस मैकेनिज्म को, वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये। तो कोर्ट ऑफ कैसेशन किसी भी केस के फैक्ट्स को री एग्जामिन नहीं करते, वो बस रेलेवेंट लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। बेसिकली दे आर एपेलेट कोर्ट्स ऑफ हाईएस्ट इंस्टेंस। ओके, दे आर एपेलेट कोर्ट्स ऑफ हाईएस्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसको हम कैसेर कहते हैं,
और उसका मतलब है टू रिवर्स और टू ओवरटर्न। ओके, तो वो अपील के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, कौन सी रिकमेंडेशन सरकार ने इनकी एक्सेप्ट कर ली है? जो इन्होंने दी थी 133rd रिपोर्ट में। ओके, जिसका टाइटल था जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म। तो इसी के तहत ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक्सपेक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्वोक आर्टिकल 130, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर प्रपोजल को डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट ऐसे 2 इंस्टेंसेस रहे हैं जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ने अटॉर्नी जनरल्स, मतलब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल्स को भी ये चेकआउट करने के लिए बोला है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इज इट फीजिबल और ऐसा। तो हर बार उन्होंने भी, अटॉर्नी जनरल्स ने भी बिल्कुल मना कर दिया। मुकुल रोहतगी जी ने भी बिल्कुल आप कह सकते वोकली मना कर दिया था कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुकुल रोहतगी जी के जो भी रिजेक्ट करने के रीजंस थे वो ये 3-4 पॉइंट्स है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। एक और चीज यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ने बोली है कि ये जो एपेलेट बेंचेस का डिसीजन होगा उनको फाइनल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक और लेयर ऐड कर रहे हैं लेकिन तब भी जो दिल्ली में बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट है वही फाइनल होगी और बाकी ये जो 4-5 और अगर हम बेंचेस खोल लेंगे उनकी भी अपील वहां लाया करेगी। जी नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट है, उनकी डिसीजन इज फाइनल। ओके, ऐसा यहाँ पे इस कमेटी ने कहा। अब क्या जरूरत है रीजनल बेंचेस की? अभी देखिए, पता है क्या है, अगर आपसे मेंस में यही एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो आपके पास 4 पॉइंट्स बनाने मुश्किल हो सकते हैं। आपको बस एक्सेस टू जस्टिस और ज्योग्राफी याद आएगी, बाकी पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए बनाने या डिराइव करने इन तरह के टॉपिक्स पे। तो क्यों जरूरत है रीजनल बेंचेस की सुप्रीम कोर्ट की? एक्सेस टू जस्टिस, क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस को अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है अगर हम फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करते हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ओके, अगर हम सच में राइट टू इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो एक दिल्ली में बैठा हुआ इंसान जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ लगेगी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, या यहाँ आके होटल के रहने का खर्चा नहीं, कुछ नहीं है ना, अपनी जमीनें वहां से बेच के नहीं आना, तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड है एक चेन्नई में रहने वाले एक आम किसान के लिए? इज इट लाइक द सेम फील्ड यू आर प्रोवाइडिंग? नो। तो ये एक पॉइंट है जो क्रिटिक्स बोलते हैं। आर्टिकल 39A, आप जानते हैं आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है और ये भी कहता है कि सूटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम्स के माध्यम से या किसी भी तरह से हमें इंश्योर करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। ओके, और ये अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस डिनाई नहीं की जाती किसी भी सिटीजन को बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। तो एक्सेस टू जस्टिस is also inherent in article 39A। फिर उसके बाद जोग्राफिकल बायस रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट को हम केवल सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सिर्फ सबसे की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे, है ना, और बाकी जो अपील्स हैं वो बाकी बेंचेस, रीजनल बेंचेस देखें, तो आप सोचिए कितना बर्डन रिड्यूस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। साथ ही में ऑफ कोर्स जो जज टू पॉपुलेशन रेशो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट रीजनल बेंचेस के लिए ऑफ कोर्स और हमें जजेस चाहिए होंगे। वी वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट भी इससे होगी। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपोज करती है इसको एंड कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इस प्रपोजल को, क्योंकि इससे जो यूनिटरी कैरेक्टर है सुप्रीम कोर्ट का वो इन्फ्रिंज होता है। अगर सोचिए ऐसा हो कि जो बेंचेस हैं, रीजनल बेंचेस हैं, उन्हीं में आपस में डाइवर्जेंट व्यूज हो जाएं, है ना, और फिर जो अपील का, अभी देखिए, अभी आप सबसे बड़ा पॉइंट ये देखिए ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक अपील होती है लेकिन उस अपील को भी कभी कभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस में
के रूप में पिकअप कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। आप कैसे क्लासिफाई करेंगे ऐसे रिजिड बाइनरीज में कि ये इस कोर्ट के पास चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा? इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट, है ना। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्लासिफिकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर जो डाइवर्जेंट व्यू, सोचिए अपील के माध्यम में कुछ और रहा और वहां पे जजेस ने रीजनल बेंचेस पे किसी और तरह से उसको इंटरप्रेट किया और सोचा भी नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकता है, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए दोबारा से वो केस डाला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। आई होप आप समझ रहे हैं कि ये बहुत तरह के दिक्कतें यहाँ पे अराइज हो सकती हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट्स, ऑफ कोर्स इससे ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज लिटिगेशन हो जाए, क्योंकि आपस में ही रीजनल बेंचेस दे माइट हैव लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डाइवर्जेंट व्यूज विच विल इंक्रीज द लिटिगेशंस, माइट रिड्यूस द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा एक साइकोलॉजिकल फियर जुडिशरी में यही है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट का रेपुटेशन है दैट वुड गो डाउन और द एस्टीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट माइट गो डाउन। ओके, कि कुछ जो सुप्रीम कोर्ट बेंचेस हैं उनको फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही हैं, जैसे आम भाषा में बोल दिया जाता है ये तो सिर्फ अपील सुनते हैं, कोर्ट तो वही है जो आज भी दिल्ली में है। सो दैट वो साइकोलॉजिकल जो एक लेगेसी है वो जाना बहुत मुश्किल है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड सबसे बेहतरीन ये है कि प्रमोट कीजिए हाइब्रिड हियरिंग को। हाइब्रिड हियरिंग यानी कि फिजिकल हियरिंग भी हो, है ना, और साथ ही में वर्चुअल कोर्ट्स भी। तो वही सुप्रीम कोर्ट हर जगह पहुंच गया ना, ज्योग्राफिकल बायस चला गया, एक्सेस टू जस्टिस मिल गया, वो जो ऊपर जो 3-4 चैलेंजेस थे वो खत्म ही हो गए, है ना, जिसके लिए हम रीजनल बेंचेस की मांग करते हैं। तो आप क्या कीजिए, यू कैन ऑफ कोर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस और आप वर्चुअल हियरिंग्स को और बढ़ा दीजिए। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली ग्रेट। और बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं, हमें बाकी कंट्रीज से सीख सकते हैं हम। जैसे फ्रांस में एक कोर्ट्स ऑफ कैसेशन होते हैं और कोर्ट ऑफ अपील होता है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जुडिशियल रिफॉर्म्स को फैसिलिटेट कीजिए, एनहांस कीजिए नंबर ऑफ जुडिशियल स्टाफ को, जजेस को, और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेके आइए। अब आता है नालसा। अब देखिए ये घुमा फिरा के वही 2-4 टॉपिक्स हैं नालसा पे। आई होप यू रिमेंबर एक फुल फ्लेश्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्या है कि कौन कौन से मेंबर्स एलिजिबल हैं, ये क्वेश्चन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लॉ, कि उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर। ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जिसका टाइटल है रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ओके, तो इसे हमें बेसिकली अगर हम देखें तो आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। आपको इसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नालसा के प्रोविजंस पता होने चाहिए, यानी कि इस एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए, और आपको फ्री लीगल एड इम्पॉर्टेंट है, तो आपको फ्री लीगल एड के बारे में कुछ पता होना चाहिए आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स जस्ट delve deeper into it. कुछ की प्रोविजंस भी याद कर लीजिएगा क्या, या मेजर्स आज तक जो नालसा ने लिए हैं, और क्या सरकार ने लीगल एड के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, अगर बाय चांस मेंस में आ जाता है तो नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो आती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर। ये क्या करती है? ओवरसी करती है, देखती है लीगल एड पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन को, मॉनिटर करती है लीगल एड एक्टिविटीज को अक्रॉस इंडिया। कोर प्रिंसिपल क्या है नालसा का? इंश्योर करना कि एम्पावरिश्ड और अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनके पास एक्सेस हो जस्टिस का। अभी हमने देखा एक्सेस टू जस्टिस आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A इसका कोर है ना। तो ये हो सके, एक्सेस टू जस्टिस हो सके थ्रू फ्री लीगल सर्विसेज। ओके, लीगल एड अंडर इट इज एप्लीकेबल टू, तो लीगल एड बेसिकली आपको केसेस लड़ने के लिए जो मिलती है वो कहाँ कहाँ केसेस चल रहे हो तो आपको लीगल एड मिल सकती है। कोर्ट्स में,
ट्राइब्यूनल्स में बाकी बॉडीज जिनके पास जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि लिखा हो कि ट्राइब्यूनल्स के लिए लीगल एड नहीं मिल सकता, है ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो दैट्स नॉट ट्रू। तो ये आपको स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे पता होनी चाहिए। और क्या ये प्रमोट करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स? जी हाँ, बिल्कुल आप जानते हैं, मीडिएशन एंड ऑल। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करता है एनुअल फंड्स नालसा को, फिर नालसा डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। और कौन कौन से वीकर सेक्शंस हैं जो एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लॉ? विमेन एंड चिल्ड्रन, members of SC and ST, industrial workmen, ये आपके लिए important है, persons with disability, persons in custody, very important, victims of human trafficking, victims of natural disasters, ethnic or caste violence, industrial disaster, persons with annual income of less than 1 lakh, जिनकी annual income 1 लाख से कम है, या फिर वो नोटिफाइड है कि इनकी इनकम 1 लाख से कम है बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़, एक और प्रोविजन जो आपको वर्बैटिम बिल्कुल पता होना चाहिए अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो क्या है कि कौन कौन से लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एट वेरियस लेवल्स। तो ऑफ कोर्स आप ये तो देख ही रहे हैं कि नेशनल लेवल पे नालसा है, ओके, जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर बनाया गया, और जिसका पेटर्न इन चीफ कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पेटर्न इन चीफ ऑफ द नालसा, ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे हमें कौन मिलता है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ओके। यहाँ पे इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, जो कि पेटर्न इन चीफ भी होता है, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद तालुक या सब डिविजन लेवल, ठीक है, जो हमें तालुक या सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमिटी मिलती है। सो दिस इज हेडेड बाय अ सीनियर सिविल जज, ओके। फिर उसके बाद और हमें क्या पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में भी तो ऑफ कोर्स आपको लीगल एड की जरूरत पड़ सकती है ना, तो वहां पे हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। फिर उसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और अगर बाय चांस आपके मेंस में ऐसा सवाल आ जाए, जो कि बहुत आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली कि ऐसा क्वेश्चन आए कि नालसा के बारे में बताएं, लीगल एड पे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, या जस्टिस पे क्वेश्चन आ रहा है तो एक पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है 3-4 लाइंस का कि लीगल एड फॉर्म्स द कोर पार्ट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल एड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, है ना। तो पहला तो ये कि फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करनी है ना। दूसरा कि स्प्रेड करनी है लीगल अवेयरनेस। तीसरा, ऑर्गेनाइज करना है लोक अदालत को। ये सब कुछ आप अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं। और प्रमोट करना है डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, है ना। और फिफ्थ के कॉम्पनसेट करना है विक्टिम्स को, राइट, कॉम्पनसेट करना है विक्टिम्स ऑफ क्राइम को। तो ये चीजें बेसिकली आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फंक्शंस क्या है नालसा के, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, लीगल एड और असिस्टेंस, तो किस रूप में असिस्टेंस मिलती है, क्या बेसिकली व्हाट इज द नेचर ऑफ एड एंड असिस्टेंस।
तो एडवोकेट आपको मिलेंगे जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फी पेमेंट्स की प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो चाहिए एक लीगल प्रोसेस के लिए, है ना। ड्राफ्टिंग, ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड कॉपीज का प्रोविजन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसीडिंग्स में चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ। पार्टिसिपेशन इन PIL, जी हाँ बिल्कुल, सोशल जस्टिस के लिए जो PIL है, तो ऑन बिहाफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी you can do that also. Section 4 subsection D of Legal Services Authorities Act allows that. Okay, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि कैसे जो अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट विमेन और विडोज जो वृंदावन में हैं, अबैंडन्ड विमेन, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने स्टेप्स लिए गए हैं PIL के माध्यम से, और किसके बिहाफ पे, ऑफ कोर्स इन विमेन के बिहाफ पे। तो एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, सो दैट इज द रीजन कि इसमें अलाउड है। और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, कैसे इसी में बेसिकली नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के ही केस में इतना इंपॉर्टेंट केस बन गया ये कि ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर लोक अदालत और मीडिएशन की अगर हम बात करें, ये आप जानते ही हैं। ओके, विक्टिम कॉम्पनसेशन, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड। आर्टिकल 39 है, मैंने बता दिया। आर्टिकल 14 बता दिया। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 आप जानते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनको अरेस्ट कर लिया गया है या डिटेन कर लिया गया है, ताकि कैसे प्रोटेक्शन देंगे आप इनको और कैसे इनके राइट्स को इंश्योर करेंगे। इनको लीगल कंसल्टेशन का राइट भी देके, है ना, इनको राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी देके, कि अगर ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं है, कैसे भी हर एक अरेस्टेड इंसान को ये खुद को रिप्रेजेंट करने का हक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखा है, एक फंडामेंटल राइट है ये। इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिपोर्ट एंड की रिकमेंडेशंस। तो अब देखिए क्या इश्यूज यहाँ पे रिपोर्ट में है, मतलब इस रिपोर्ट में क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया है कि क्या की इश्यूज हैं नालसा को लेके या लीगल एड रिजीम को लेके हमारी कंट्री में, और फिर कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल एडुकेशन। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 ने ये बताया कि देखिए डिस्पाइट ओवर 80% एलिजिबिलिटी, है ना, केवल ऑलमोस्ट अगर भारत की पॉपुलेशन देखे तो उसका 80% एलिजिबल है किसी ना किसी रूप में इसके अंडर अपना लीगल एड के लिए, लेकिन केवल 15 मिलियन लोगों ने लीगल एड यूज किया है सिंस 1995। तो फिर क्या रिकमेंडेशन है, तो एग्जीक्यूट कीजिए मास मीडिया कैंपेन्स को लीगल एड अवेयरनेस के लिए। नालसा को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, वनरेबल सेक्शंस को असिस्ट करना, है ना, या फिर पर्टिकुलरली क्या सबसे बड़ा हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए, यानी कि नालसा का अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनके पास अपना बेल बॉन्ड के लिए भी पैसे नहीं है। ओके, स्टडी केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन एंड बेल चैलेंजेस, ऐसा रिपोर्ट रेकमेंड करती है। बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड एलोकेशन, इंडिया का लीगल एड स्पेंड इज ओनली 0.75 पैसा पर कैपिटा एनुअली। 2017-18 में हम पर बंदा केवल 0.75 पैसा स्पेंड कर रहे हैं लीगल एड के रूप में, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 बता रही है। तो रिकमेंडेशन क्या कहती है कि ग्रांट इन एड जो नालसा को दी जाती है उसे इंक्रीज किया जाए, ताकि ये जो जस्टिस गैप है इसको ब्रिज किया जा सके। रोल ऑफ लॉयर्स एंड कॉम्पनसेशन, देखिए लॉयर्स बहुत बार कतराते हैं प्रो बोनो केसेस लेने से, क्योंकि उनको फी नहीं मिल पाती। अगर वो सेम केस वैसे लड़ें खुद से, है ना, प्राइवेट कैपेसिटी में, तो उनको लाखों करोड़ों रुपए वो कमा सकते हैं। लाखों रुपए तो एक आप जानते, कुछ कुछ मिनटों के भी कई लोग चार्ज कर लेते हैं। तो वैसे उनको आप यहाँ पे नॉर्मल ऑनरेरियम जो वैसे मिल रहा है उनको प्रो बोनो केसेस के लिए, इट रेंजेस फ्रॉम 1500 to 7500 रुपीज, विच इज नथिंग। तो बहुत बार दे रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच प्रो बोनो केसेस। तो इस केस में क्या रिकमेंडेशन है कि फेयर कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, ऑनरेरियम्स थोड़ा और हमें बढ़ाने चाहिए, और लॉयर्स को मैंडेट कर देना चाहिए कि वो एनुअल प्रो बोनो वर्क में उन्हें, जैसे उनका 100% ऑफ वर्क में से कुछ 15% ऑफ द वर्क शुड गो टू प्रो बोनो, है ना,
मैटर्स या फिर 10% कुछ ऐसा। ओके और फिर अगर आप मैंडेट कर ही रहे हैं तो मेरिट सर्टिफिकेट्स भी दीजिए ताकि लॉयर्स की इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके और उनके जुडिशियल करियर एडवांसमेंट्स में ये हेल्प कर सके। चैलेंजेस जो लोक अदालत फेस करते हैं, पहली बात तो इनके पास पावर्स ही बहुत लिमिटेड हैं, फिर प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मीडिएशन नॉट ऑलवेज वर्क्स राइट, और दे आर एट टाइम्स अनएबल टू कंपेल दो पार्टीज के वो अपेयर भी करे तो आती ही नहीं है पार्टीज, तो डिले हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उनके पास, रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या रिकमेंडेशन है कि पावर्स और प्रोसीजर्स ऑफ लोक अदालत को रिवाइज किया जाए, उनके लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडिक्वेट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाए ताकि डिलेज मिनिमाइज हो सके, प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो सके। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स, आप जानते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स बेसिकली लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए होते हैं, बहुत कम आप कह सकते हैं जैसे किसी लोगों के लीगल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इस तरह की चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। दे एडुकेट पीपल especially those belonging to weaker sections of the society, ताकि they are enabled and they're made aware of their rights to live with human dignity, to enjoy all the constitutionally and statutorily guaranteed rights है ना, और duties भी in fact। तो ये होते हैं paralegal volunteers। तो इनका अंडर यूटिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो रिकमेंडेशन क्या है, ट्रेन करें हम इनको कॉम्प्रिहेंसिवली, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और इनको भी फेयर कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, अगर हम एज ऑफ दिसंबर 2022 देखें तो नालसा ऑपरेट कर रहा है केवल 20 लोगों के स्टाफ के साथ, है ना, और सैंक्शनड पोजीशंस है 34, है ना, तो हमें बहुत जल्दी वेकेंट पोजीशंस को भी फिल कर देना चाहिए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और वो है दिशा स्कीम। तो दिशा स्कीम जो है बेसिकली डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। या आप अगर एक्सेस टू जस्टिस पे आंसर लिख रहे हैं तब भी दिशा का मेंशन तो जरूर कीजिएगा, नालसा का मेंशन कीजिएगा। और जो नालसा एक मोबाइल ऐप लेके आई है एंड्रॉयड और iOS वर्जन्स के लिए, लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप, उसका मेंशन आप कर सकते हैं, लेकिन दिशा स्कीम का तो आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। अब इसी के अंडर बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं दिशा स्कीम के अंडर, ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव बन गई है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये 4 कौन से मेजर्स हैं, न्याय बंधु प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटेट करता है, मतलब कनेक्शन किसके बीच में, प्रो बोनो जो लॉयर्स हैं या एडवोकेट्स हैं और जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में, तो मेक्स थिंग्स ईजियर। न्याय बंधु प्लेटफॉर्म, टेली लॉ सर्विस, ये तो आपको पता ही चल रहा है, टेली सर्विसेज है ना, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, ये नालसा ने ही इनिशिएट किया है। ओके सो दिस इज समथिंग यू मस्ट ऑल्सो नो के एक्चुअली आई डोंट थिंक के ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दिशा के अंडर नहीं आता क्योंकि ये नालसा ने इनिशिएट किया। सो इसको एक्सक्लूड करके ये 3 पॉइंट आप दिशा लिख रहे हैं तो जरूर लिखिएगा, और फिर एक चौथा पॉइंट आप लीगल अवेयरनेस का बना सकते हैं। ओके तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS इनिशिएटेड बाय नालसा ensures efficient legal aid in criminal cases by engaging full-time lawyers across 676 districts nationwide. न्याय मित्रा प्रोग्राम facilitate disposal of 15-year-old pending cases at the district level through its न्याय मित्र प्रोग्राम। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 142, इस पे भी 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको सवाल मिल जाएगा। आर्टिकल 142 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नलिफाई कर दिया है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के आउटकम्स को कि वो रिजल्ट सही नहीं थे, जिसमें आप जानते हैं पूरा केस क्या है, आई वुड नॉट डिस्कस इट हियर, है ना। कैसे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो ऊपर देख रहे थे कि कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, एंड हाउ ही वाज कटिंग द स्लिप्स, दैट, है ना, ताकि
एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताया जा सके, है ना। सो वट एवर द पॉलिटिक्स हियर इज, वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट, लेकिन किस पावर को यूज करके इस इलेक्शन के आउटकम्स को ही खारिज कर दिया गया, वो है आर्टिकल 142, जो पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को कि इंश्योर किया जाए कंप्लीट जस्टिस। उसके लिए कंप्लीट जस्टिस कैसे करोगे आप? एक केस को पूरी तरह से खत्म कर दो, कैसे करोगे? कंप्लीट जस्टिस, उसके बाद ये मुद्दा ही ना उठे, ऐसा कुछ करो। तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको लॉ बनाना पड़े, लॉ बनाओ, आपको लॉ इन द सेंस गाइडलाइंस बनानी पड़े, गाइडलाइंस बनाओ, आपको कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना पड़े, वो दो, जो करना है करो, पर वो कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। तो वो कहता है आर्टिकल 142। और आप समझते हैं कि आर्टिकल 142 से ही जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, अगर हम इस तरह से कोरिलेट करें तो, या फिर जुडिशियल रिव्यू, खैर जुडिशियल एक्टिविज्म ही है। ओके, Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. Okay, तो ये सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऑफ कोर्स पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल राइट्स, इन सबको अपहोल्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ के रूप में साबित होना है, तो आर्टिकल 142 होना सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं आर्टिकल 142 के? एड्रेस करना अर्जेंट इशू विद लेजिस्लेटिव वैक्यूम, एड्रेस करना अर्जेंट इशू विद लेजिस्लेटिव वैक्यूम, मतलब ऑफ कोर्स अगर जो केस आया वो बड़ा नया केस है, वैसा उसके साथ डील करने के लिए कोई लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर आप क्या करोगे? आप लॉ बना दो। जैसे बनवारी देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002 में हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब तक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई लॉ नहीं आ जाता, तब तक विशाखा गाइडलाइंस ने ही लॉ के रूप में काम किया। तो हमें पॉश एक्ट मिला 2013 में जाके। ओके, और भी बड़े सारे केसेस, ताजमहल की क्लीनिंग से रिलेटेड, रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल से रिलेटेड, यूनियन कार्बाइड केस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल 142 के। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम कहीं भी है, हमें आर्टिकल 142 चाहिए। तो ये आपके मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब क्या कर रहे हैं ना GS2 में यूपीएससी, क्योंकि अब सारे क्लीशे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो पिछले 2-3 साल से यूपीएससी क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पूछ रहा है। इन्वायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बता दो, विमेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बता दो। वैसे ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आर्टिकल 142 का यूज किया गया, तो पूछा जा सकता है मेजर जुडिशियल केसेस कौन से हैं जहां पे कंप्लीट जस्टिस को यूज किया गया। ठीक है, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसमें 50% लिमिट रखी गई या सीलिंग रखी गई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, 50% जो मेरिट के बेसिस पे कंप्लीट फाइट हो रही है वो रहेगी। और साथ ही में इसमें एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, किसका? क्रीमी लेयर का, कि मतलब वो बैकवर्ड सेक्शंस का लॉट जो बहुत हद तक ऑलरेडी एडवांटेज ले चुका है, इकोनॉमिकली भी अपलिफ्टेड हो चुका है, दे हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड, सो दे मस्ट नॉट गेट द बेनिफिट्स फर्दर मोर। ओके, तो ये था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद TM पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट कोई रिजर्वेशन नहीं कर सकता प्राइवेटली रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन फिर यहाँ पे आप अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखिए 2008 के, इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 15 है, जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड आर्टिकल 15 क्लॉज 15 एडेड थ्रू 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 15 क्लॉज 15 क्या कहता है? इट एम्पावर्स द स्टेट कि वो रिजर्वेशन कर सकते हैं, दे कैन इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस भी आते हैं विच आर नॉट एडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस पे हुआ। फिर उसके बाद आता है जनहित अभियान केस, वेरी रीसेंट वन,
2022, जिसमें अपहोल्ड किया गया EWS रिजर्वेशन को, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाई गई थी। और क्यों जरूरी है आर्टिकल 142? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, कैसे माइनॉरिटीज के राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। और KS पुट्टास्वामी प्रिवेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, जिसमें राइट टू प्रिवेसी बिकेम अ फंडामेंटल राइट। फिर प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस, जी हाँ बिल्कुल। 2014 में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए थे ऑलमोस्ट सारे कोल ब्लॉक एलोकेशंस जो इलीगल और आर्बिट्ररी थे, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, है ना। 4 को छोड़ के बेसिकली 218 कोल ब्लॉक एलोकेशंस वर कैंसल्ड। सिविल राइट्स, सोशल जस्टिस, जो बहुत बार सिविल राइट्स का वायलेशन एग्जीक्यूटिव खुद कर जाता है, सोशल जस्टिस को हैम्पर कर जाता है ना। तो इसीलिए कम्स सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस का पावर। तो अगर आप विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा इन अदर्स केस देखेंगे, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा इन अदर्स 2020, तो सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ऑन डॉटर्स। आप जानते हैं ये हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला केस है कि डॉटर्स के पास भी वही हक है जो सन के पास सक्सेशन में, एंड ऑल दैट, ठीक है। इक्वालिटी प्रमोट करना। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी रीसेंट वन। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स अगर लिखेंगे विशाखा गाइडलाइंस के, KS पुट्टास्वामी, या फिर जनहित अभियान केस, या फिर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा इन अदर्स 2020, फिर उसके बाद इसमें कैसे ये केस का नाम है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया केस। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की, राइट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन इश्यूज क्या हैं आर्टिकल 142 को लेके कि सब्जेक्टिविटी बहुत है, कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन नहीं पता किसी को। ओके, तो हर बार सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी डेफिनेशन बदल के जहां उनको जरूरी लगे, बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन वाला हिसाब है यहाँ पे भी, ठीक है। ब्लर्स द लाइंस बिटवीन ब्रांचेस, जी हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म आर्टिकल 142 से ही आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्टरीन के खिलाफ चला जाता है। ओके, कैसे SR बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कर्नाटका का पॉलिटिकल क्राइसिस में, और फ्लोर टेस्ट का इशू दिया कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, है ना, ऑर्डर दिया। तो इट ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अनअकाउंटेबिलिटी, जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इम्यून है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रूटनी और चैलेंज टू इट्स डिसीजंस पर से, तो इसीलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ भी जाता है। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, वही ना कि कभी कुछ और डेफिनेशन, कभी कुछ और, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। अब एक और चीज, क्योंकि मिस्टर केजरीवाल के ऊपर भी डेफमेशन और भी बड़े सारे रीजंस की वजह से, आप जानते हैं डेफमेशन न्यूज में है। मिस्टर केजरीवाल ने एक चीज ट्वीट कर दी थी, तो क्या वो उन्होंने एंडोर्स किया एक यूट्यूबर की एक वीडियो को, उन्होंने रीट्वीट कर दिया था, थिंग्स लाइक दैट। तो डेफमेशन काफ़ी न्यूज़ में है। तो क्रिमिनल डेफमेशन आपके प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपके प्रीलिम्स में क्या आ सकता है दैट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी? नो, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ही फर्स्ट लॉ कमीशन को 1955 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और तब से लेके अभी तक 22 लॉ कमीशंस को अपॉइंट किया जा चुका है। हर किसी का टर्म आज तक 3 साल का रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन लेकिन कब आया था? चार्टर्स एक्ट 1833 के माध्यम से। और आप जानते हैं मैकॉले, मिस्टर मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ कमीशन का मेंबर, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमिश्नर अगर आप कह सकते हैं। तो कौन से मिनिस्ट्री के परव्यू के अंडर आती है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो लीगल अफेयर्स याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नहीं है ये, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो ऐसा हो सकता है, अगेन यू नेवर नो, यूपीएससी डिसाइड्स टू गो दिस फैक्चुअल, तो वो मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स पे खेलने लगे
यू नेवर नो दैट, राइट? तो फंक्शन क्या है? रिसर्च करना इन द फील्ड ऑफ लॉ, मेक्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। इनकी रिकमेंडेशंस लेकिन नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप डेफिनेशन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डेफेमेशन का मतलब है किसी के भी कैरेक्टर को, फेम को, रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना। कैसे? फॉल्स या मिलिशियस स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करके। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ऐसे डिफाइन करती है डेफेमेशन को। अब डेफेमेशन कैटेगराइज होता है दो पार्ट्स में, ओके? एक को हम लाइबल कहते हैं और एक को हम स्लैंडर कहते हैं। लाइबल में क्या होता है कि हम एक अनट्रू, जो कि बिल्कुल झूठ है, वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं लिख के। लाइबल का मतलब है दैट यू मेक सच एन अनट्रू डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन राइटिंग। स्लैंडर का मतलब है एक अनट्रू डेफेमेटरी स्टेटमेंट इज स्पोकन ओरली। ओके, तो ये डिफरेंस आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और इंडियन लॉ के हिसाब से भी लाइबल एंड स्लैंडर दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंसेस कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनको डेफेमेशन तभी बोला जाएगा इन तरह की स्टेटमेंट्स को जब वो पब्लिक में बोली जाएंगी। ऐसे नहीं कि आप आपस में बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, तो वो डेफेमेशन हो गई। नहीं, यू मस्ट मेक इट पब्लिक, है ना? तो जिससे ठेस पहुंचे सच में किसी को। जब पब्लिक में वो आएगी नहीं तो ठेस कैसे पहुंचेगी किसी को? लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। फिर आईपीसी सेक्शन 499 क्या है? वो अनलॉफुल बनाता है इस तरह की इंफॉर्मेशन को जिससे किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचे, और मैक्सिमम पनिशमेंट इस तरह के केस में 2 साल है। और फिर भारतीय न्याय संहिता भी फॉलो अप है इसी का ही, इन द सेंस इसी पे बेस्ड है। तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट देता है जो 2 साल तक हो सकती है विद अ फाइन और विद कम्युनिटी सर्विस। और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हुआ है 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्रिमिनल डेफेमेशन को, क्योंकि हमें बैलेंस करने की जरूरत है फ्री स्पीच और राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन को। ओके, 160 कंट्रीज ऑलरेडी क्रिमिनलाइज करती हैं डेफेमेशन को। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। अब देखिए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन रहना चाहिए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन को मिसयूज किया जाता है, एज अ वेपन यूज किया जाता है रूलिंग पार्टी और बहुत सारे लोगों द्वारा। सो इट मस्ट बी अबॉलिश्ड। तो क्यों रहना चाहिए डेफेमेशन का लॉ? क्योंकि एक डेटरेंट के रूप में साबित होता है अगेंस्ट इंटेंशनल एंड डिस्ट्रक्टिव डेफेमेशन। और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोटेक्ट पीपल्स रेपुटेशन। और बहुत बार ऐसा होता है हेट स्पीच की जाती है वल्नरेबल ग्रुप्स के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी डेफेमेशन का लॉ होना बहुत जरूरी है। लेकिन इट वायलेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसके माध्यम से आप अपने थॉट्स को पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत बार जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट करने के लिए, है ना, और ओपोनेंट्स को इंटिमिडेट करने के लिए भी डेफेमेशन का लॉ यूज किया जा सकता है। ओके, लेट मी जस्ट चेक व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए ये देख लेते हैं एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। किसको रिपोर्ट सबमिट की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है कि देखिए जो हेल्थ रिलेटिंग लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके, और ये लिमिटेशंस बिल्कुल प्रोमिनेंटली विजिबल थी कोविड-19 पैंडेमिक की मैनेजमेंट के दौरान, जब हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया था लॉकडाउन को इम्पोज करने के लिए, ठीक है। और साथ ही में 2020 में आप जानते हैं पार्लियामेंट ने अमेंड किया था एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 को, लेकिन अमेंडमेंट्स के बावजूद जो गैप्स हैं वो एड्रेस नहीं हो पाए एडिक्वेटली।
ओके, सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो इसका एग्जामिनेशन किया है, EDA 1897 और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 का, और फाइनली कुछ चीज़ें रेकमेंड की हैं, है ना। रेकमेंड क्या किया है, या तो आप एग्जिस्टिंग लॉ को EDA 1897 को अमेंड कर दो, या फिर एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आओ जिससे एग्जिस्टिंग गैप्स एड्रेस हो सके। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1969 में, और फिर इसको रिवाइज किया गया 2005 में। ये एक ओवर आर्किंग लीगल फ्रेमवर्क है पब्लिक हेल्थ इवेंट्स और इमरजेंसीज से रिलेटेड, जिसका पोटेंशियल ऑफ कोर्स गोज अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना। ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग ऑन 196 कंट्रीज, जिसमें 194 WHO मेंबर स्टेट्स आती हैं। ओके, क्रिएट, तो लीगली बाइंडिंग आपको याद रखना है। ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इवेंट्स। जैसे चाइना के अगर वहाँ पे वुहान में हुआ था आउटब्रेक, तो दे हैड टू रिपोर्ट टाइमली, है ना, फिर ताकि वो एपिडेमिक पेंडेमिक उस स्टेज तक लेके जा सके, पब्लिक इम्पोर्टेंस का ये एपिडेमिक है या पेंडेमिक है, ऑफ दैट सॉर्ट। और ये IHR क्राइटेरिया भी आउटलाइन करता है जिससे हम डिटरमाइन कर सके कि क्या एक पर्टिकुलर इवेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न या नहीं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि EDA 1897 आउटडेटेड कॉलोनियल एरा लॉ है, जब सरकार को एक्सेसिव पावर दी गई थी ब्रिटिश राज को, और इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर EDA 1897 के अंडर ओवर द इयर्स। और ऑफ कोर्स साथ में बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के, और हम इनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं इस एक्ट में। लैक ऑफ डेफिनेशन, ना ही डिफाइन किया गया है एपिडेमिक को, ना ही इन्फेक्शियस डिसीज को, ना ही डिफरेंशिएट किया गया है आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच में। आउटब्रेक आप जानते हैं, आउटब्रेक का मतलब होता है एक सडन अकरेंस होना एक इन्फेक्शियस डिसीज का बिल्कुल एक छोटे से एरिया में, जिसका पोटेंशियल है कि वो एपिडेमिक बन सकता है। फिर आता है एपिडेमिक, एपिडेमिक में भी ऑफकोर्स वही इन्फेक्शियस डिसीज है जिसका कॉज अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन वो फैलती जा रही है, वाइड स्प्रेड एंड रैपिड ट्रांसमिशन हो रहा है टू अदर पीपल, है ना, और मतलब हमारे नॉर्मल स्प्रेड से ज्यादा, तो तब हम उसे एपिडेमिक कहते हैं। फिर आता है पैंडेमिक, any occurrence or transmission throughout a widespread geographical region of an infectious disease, इसका पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करे और इनफैक्ट इंटरनेशनली भी एक सीरियस डेंजर को पोज कर सके। तो ये डिफरेंसेस EDA 1897 में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एपिडेमिक की मैनेजमेंट, देखिए एक्ट में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि इफेक्टिव डिसीज सर्वेलेंस, क्वारंटीन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, वैक्सीन ये कैसा होना चाहिए। गवर्नेंस इश्यूज, लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कोई स्टैट्यूटरी पावर लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं दिया गया है इस एक्ट के अंडर के वो एपिडेमिक डिसीजेस को कैसे रेगुलेट करें, मैनेज करें, है ना। कोई डिमार्केशन ऑफ पावर्स आपको सही से नहीं देखने के लिए मिलेंगी। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और कंटाजियस डिसीजेस, राइट। तो इसीलिए दोनों का हक बनता है इस पे लॉ बनाने का, सेंटर और स्टेट्स। लेकिन EDA ने कोई अथॉरिटी को स्पेसिफाई नहीं किया है कि अगर दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होगी किसी मुद्दे को लेके, है ना, तो कौन सी स्पेसिफिक अथॉरिटी है दैट शुड टेक प्रेसिडेंस। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। खैर, अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, इनएडिक्वेट पनिशमेंट वायलेशन के लिए तो डेटरेंट स्ट्रॉन्ग क्रिएट ही नहीं हो पाता। की हाइलाइट्स जो आपको पता होने चाहिए EDA 1897 के, ऑल्दो ये आपने ज़रूर, अगर आप थोड़े समय से अवेयर हैं, पैंडेमिक के समय बहुत पब्लिकली इसको डिस्कस किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्यूबनिक प्लेग को टैकल करने के लिए ये एक्ट लागू किया था। कहाँ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और तब वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन टू। पावर्स क्या है सरकार के पास? एक्सटेंसिव पावर्स है रेगुलेट, प्रिवेंट और कंट्रोल करने की डेंजरस एपिडेमिक डिसीजेस को। ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि शिप्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वेसल्स को डिपार्टिंग फ्रॉम और अराइविंग एट पोर्ट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, अगर कोई वायलेट करता है इस एक्ट को तो फाइन हो सकता है 1000 रुपये तक का। देखिए क्या ही डेटरेंट है। ओके, या फिर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC 1860। 2020 की अमेंडमेंट का कहना है कि
जो वायलेंस हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हो रही है उसको रोकना है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, वो आप नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल। तो अब क्या प्रपोजल्स दिए हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कि पहले तो डिफाइन कर दो टर्मिनोलॉजीज को, है ना। तो ये जो हमने देखा इस तरह से डिफाइन की जानी चाहिए, ऐसा एलसीआई कहती है। डिफरेंस दिखाएं, डिस्टिंग्विश करें क्वारंटीन और आइसोलेशन के बीच में। ओके, हमें जो टर्म्स है फिजिकल डिस्टेंसिंग, किसी भी इन्फेक्शियस डिसीजेज जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के लिए ही हम सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ना यूज करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द यूज करें, क्योंकि सोशल के बहुत सारे और इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हम इसे लेके जा सकते हैं, इस पूरी यू अंडरस्टैंड राइट। डिसेंट्रलाइजेशन और डिमार्केशन ऑफ पावर होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर लाई करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट का रोल स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब आउटब्रेक क्योंकि स्टेट में होता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और आउटब्रेक एक लोकलाइज एरिया में होता है तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को या लोकल अथॉरिटी को कि वो मेजर्स ले टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड मैनेज द एपिडेमिक। इंटर स्टेट स्प्रेड हो जाए अगर एपिडेमिक या पैंडेमिक का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट्स को या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को कि वो इस तरह के मेजर्स इंप्लीमेंट करें। लेकिन फिर अगर एक्सट्रीम थ्रेट हो जाए इन्फेक्शियस डिसीजेस से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से मेजर ले, है ना, और किसी सेंट्रल एजेंसी को एम्पावर करें टू टेक मेजर्स। फ्रेम एन एपिडेमिक प्लान, जी हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एपिडेमिक प्लान बनाना चाहिए इन कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स, और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाना चाहिए कि वो रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेशंस भी बनाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। सो आई विल एंड द वीडियो हियर।